हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट बाय पीके। फ्रेंड्स, यहाँ हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के थर्ड पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे थे। ठीक है ना, जिसमें हम यहाँ देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, सबसे पहले बताइए कि गॉस लॉ क्या होता है और फिर उसको प्रूव भी करिए। ठीक है, और फिर क्या रहा है कि यूजिंग दिस लॉ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉइंट ऑफ अ चार्ज स्फीयर। ठीक है ना, इसमें कहा जा रहा है कि जब आप लॉ को प्रूव कर लोगे, गॉस लॉ को जब आप प्रूव कर लोगे तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, उसी लॉ को यूज़ करके एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, चले तो देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। तो देखिए दिया हुआ है कि गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज विथ इन द सरफेस। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा एक क्लोज सरफेस के थ्रू वो क्या होगा, वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स उस टोटल चार्ज के जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है। ठीक है ना, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज को अगर क्यू मान ले तो ये क्या बन जाएगा, Q/ε0। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ बताया है कि टोटल चार्ज क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, है ना, गॉस लॉ को हम कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में क्या दिया हुआ है कि प्रूफ कंसिडर अ क्लोज्ड सरफेस यस एनक्लोजिंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप मान लीजिए एक क्लोज सरफेस यस है जिसमें जिसमें क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सब। ठीक, लेट अस कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक छोटे से चार्ज एलिमेंट के लिए। ठीक है ना, वही चीज़ें लिखा है, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी क्यू। एक छोटे से एलिमेंट लेंगे जिसको हम डी क्यू बोलेंगे और डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो डी वी। ठीक है ना, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कंसिडर। ठीक है ना, जहाँ पे रो क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि कंसिडर एन एलिमेंट सरफेस डी एस। चलिए हम एक छोटा सा एलिमेंट सरफेस मान लेते हैं जिसको क्या कहेंगे, डी एस। ठीक, the electric flux due to charge dq through this elementary surface ds is E dot ds। तो ये कहा जा रहा है कि इसके थ्रू, है ना, दो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस चार्ज dq एलिमेंट के थ्रू वो कितना हो जाएगा, E1 डॉट ds के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि वेयर E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट द एलिमेंट ऑफ सरफेस डी एस। ठीक है, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि कहाँ पर, डी क्यू चार्ज के लिए। ठीक है ना, डी क्यू चार्ज के द्वारा E1 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए, डी एस सरफेस के लिए, जो हमने कंसिडर किया है। ठीक है ना, चलिए अब क्या लिखा है, दस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 थ्रू द एंटायर सरफेस इज। ठीक है, अभी कहा जा रहा है कि ये तो हमने एक छोटे से चार्ज एलिमेंट के लिए निकाला, अगर हमें टोटल एलिमेंट के लिए निकालना होगा तो डी फाई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ई की वैल्यू रखा गया। ई की देखिए वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये डी एस यही चीज़ें रखा गया है। ठीक है ना, तो ये रखा है। अब हमें पता है ई क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। तो देखिए डी फाई इज इक्वल टू, ये चीज़ें बाहर चली गई, इंटीग्रेशन से सारी चीज़ें बाहर चली गई। ठीक है ना, ये चीज़ें बाहर हो गई। अब ds का इंटीग्रेशन करेंगे। ds क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4πr²। ठीक है, अब देखिए 4πr² यहाँ भी है और यहाँ भी 4π है। ठीक है, 4π से 4π कट जाएगा, ये r², ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dq/ε0 टाइम्स। ठीक है, तो इसके लिए डी फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, dq/ε0। ठीक है ना, तो ये निकल के आ गया हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, चले अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए तो कहा जा रहा है 10
Thus, the total electric flux due to entire charge distribution encloses within the surface is phi is equal to cyclic integration E dot ds is equal to total charge upon epsilon naught। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम टोटल उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इज़ द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी को क्या कहा जाता है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कि सपोज वी हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। ठीक है, मान लेते हैं, अब हमें प्रूफ करना है ना। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, उसके लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्फीयर मान लेंगे जिसका रेडियस क्या है, ए है। ठीक, विथ टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू। उस स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में है ना, पूरे स्फीयर में चार्ज क्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अगर टोटल चार्ज क्यू है जो कि पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखिए वॉल्यूम डेंसिटी क्या मिलेगा, तो द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज क्या है, क्यू, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो आर की जगह पर रेडियस क्या लिया, ए क्यूब। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। अब जब चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा तो सारा काम आसान हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले क्या किया गया है, चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट किया गया है। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। We have to calculate the electric field of this sphere at internal and external point। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा रहेगा वो कहाँ पर, एट इंटरनल पॉइंट। ठीक है ना, इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक स्फीयर, चार्ज स्फीयर मान लेंगे जिसका रेडियस कितना है, ए है, उससे कहीं अंदर, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पर एक सरफेस बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं, जहां हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट P है जहां पर हम क्या करना चाहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा हुआ है, लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर एट डिस्टेंस आर लेस देन ए फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आर बना देंगे और इस पूरे सरफेस पर हमें टोटल चार्ज पता करना है। ठीक है ना, तो देखिए टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्या करेंगे हम, टोटल वॉल्यूम जो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, तो भाई रेडियस कितना है, आर है, तो रेडियस आर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये वॉल्यूम निकल जाएगा स्फीयर के लिए, छोटे वाले स्फीयर का ये वॉल्यूम हो जाएगा, और क्या करेंगे उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज इस स्फीयर पर पता चल जाएगा। ठीक है, जब इस स्फीयर पर टोटल चार्ज पता है तो हमें तो ये भी पता है कि टोटल चार्ज अगर पता चल जाए तो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स अगर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो देखिए इसीलिए ये किया गया है। तो टोटल चार्ज में पता चल गया कितना है, 4/3 है ना, पाई आर क्यूब, यहाँ क्या रहेगा, पाई आर क्यूब रो। ठीक है, ये टोटल चार्ज पता चल गया। ठीक, अब जब चार्ज पता चल गया तो क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई कर लेंगे। नाउ अप्लाइंग द गॉस लॉ देन वन गेट, क्या मिलेगा हमें, साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विथ इन दिस कंसिडर्ड गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस हमने माना है उसके थ्रू जो टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स निकाल लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, E इंटू, ठीक है ना, E डॉट डी एस, डी एस की वैल्यू क्या है, 4πr²। ठीक है, और ये वैल्यू हमने यहाँ लिख रखा है। अब इन दोनों को करिए, कंपेयर करिए। ठीक है ना, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, E की वैल्यू हमें निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक r बच जाएगा, तो रो बचेगा, r बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ε0 और ये 3 बचेगा। देखिए वही चीज़ें लिखा गया, यानी E जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ρr/3ε0। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया ना हमारे पास, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स अगर हमें पता करना है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पर जो कि इस स्फीयर के अंदर है, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, ρr/3ε0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें एक्सटर्नल पॉइंट पर भी पता करना है, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए यहाँ है। ठीक है, चलिए एट एक्सटर्नल पॉइंट इफ द
point lies outside the sphere, then one construct the Gaussian surface passing through that point। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर उसके लिए फाइंड आउट करना है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ था ना, तो हमें इस सरफेस पर पता करना है, इस सरफेस के कहीं बाहर किसी एक पॉइंट पर पता करना है, तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, इसी सरफेस के, जैसे ये हमारे लिए एक्चुअल स्फीयर है और इस स्फीयर के इस पॉइंट पर जो कि इस सरफेस से बाहर है, उस पॉइंट पर यदि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है तो इस पॉइंट से पास होते हुए एक गॉसियन सरफेस हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना, वही बात यहाँ लिखा गया है कि इफ़ द पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर देन वन कैन कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है ना, in this Gaussian surface encloses the entire charge q। मान लेते हैं कि इसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो कितना है, q है ऑफ द स्फीयर। ठीक है, पूरे स्फीयर का q चार्ज उस पर है। अप्लाइंग द गॉस लॉ लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू यहाँ है, ठीक है, डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है ये हमें बताएगा कि एक्सटर्नल पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक चार्ज स्फीयर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, और आप इसको लिख करके तैयार कर लीजिए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है।